हेलो गाइस, ये चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 में हम पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 में हमने नेशनल इनकम डिटेल में देखा था कि नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट की जाती है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, तो आज हम डोमेस्टिक इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। सो इट इज़ द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम पता चल गया क्या होती है। ठीक है, जो सर्विसेज फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड के बदले जो हमें मिलता है। ठीक है, सो इट इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब जितने भी फैक्टर इनकम्स जनरेट होते हैं इकोनॉमी में सभी प्रोडक्शन यूनिट्स द्वारा, ठीक है, और वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, तो अगर उन सभी को जोड़ लिया जाए तो वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएंगी। ठीक है, अब यहाँ फैक्टर इनकम आपको समझ में आ गई। ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट समझ में आ गई, पर एक चीज जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो आइए देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है इट इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच अ पर्सन, गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। ठीक है, तो कोई भी कंट्री की डोमेस्टिक एक तरीके से टेरिटरी क्या होती है, वो उस देश की एक तरीके से बाउंड्री जो होती है। ठीक है, तो अगर किसी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन किया जा रहा है और जो भी एक तरीके से जो भी जनरेट हो रहा है प्रोडक्शन में, ठीक है, चाहे वो फॉरेनर्स कर रहे हो या इंडियंस कर रहे हो, अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही कर रहे हैं प्रोड्यूस, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, तो एक बार आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे ये इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया की अगर डोमेस्टिक टेरिटरी की बात की जाए तो ये होगा, ये जो जियोग्राफिकल एरिया है, जो लाइन है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इसके अंदर अगर कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है, चाहे वो बाहर से कोई कंपनीज आ रही है या हमारे ही जो रेजिडेंट है वो कर रहे हैं या जो फॉरेनर्स हैं वो आके प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन किया जा रहा है तो वो इंडिया के जीडीपी में इंक्लूड होगा। ठीक है, यानी कि वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माना जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स मान लेते हैं, ए यहाँ है, बी है, सी है, डी है, ई है, इसमें से ये ए बी सी जो है वो इंडियन है और सी और ई जो है वो फॉरेनर्स है, पर अब दोनों ही प्रोडक्शन यूनिट इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है। इसीलिए तो जो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे हम इंडिया की, तो इन पांचों की इनकम को हम ऐड कर देंगे, जोड़ कर देंगे, इनका समीशन जो होगा, ठीक है, तो वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड होगा। तो यही डेफिनेशन में कहा गया है कि इट इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, अभी हमने देखा कि इट इज ए जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल सिर्फ उतने में ही होगा ना जहां जितनी एक तरीके से बाउंड्री है। ठीक है, विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड सर्विसेज और कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो एक बात पता चल गई कि डोमेस्टिक टेरिटरी जो होती है वो ये बाउंड्री लाइन है। ठीक है, इसके अंदर अगर प्रोडक्शन किया जा रहा है तो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा इंडिया के, अदरवाइज नहीं होगा। अगर बाहर किया जा रहा है तब नहीं होगा। ठीक है, बट कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो डोमेस्टिक इनकम के बाहर है, फिर भी उसे मान लिया जाता है कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है इंडिया की। ठीक है, तो जैसे ये तो कंफर्म है कि अगर ये इसके अंदर कहीं काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन चल रहा है, तो वो इंडिया का ही पार्ट माना जाएगा। पर अगर इसके थोड़ा बाहर भी काम कर रहे हैं, कुछ केसेस होते हैं, अगर कोई बाहर भी प्रोडक्शन यूनिट्स चला रहा है अपनी, तो वो इंडिया का ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। तो इट आल्सो इंक्लूड, पहला है शिप्स एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड एंड ओन बाय इंडियंस बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, तो ये हमने जो डोमेस्टिक टेरिटरी देखी थी, तो इसके बाहर कभी कभी क्या होता है कि कोई शिप्स जो है वो क्रॉस कर जाती है दूसरी कंट्रीज में। ठीक है, तो अगर इंडियन शिप्स है तो वो इंडिया की ही रेजिडेंट मानी जाएगी, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट इंडिया का ही माना जाएगा। ठीक है, देखा होगा आपने कि जो शिप्स होती हैं वो कभी कभी इंडियन ओशंस के थोड़ा और पास दूसरी तरफ चली जाती हैं,
तो वो इंडियन ओशंस के दूसरी तरफ जा रही हैं, तो कोई कमर्शियल वेसल्स होती हैं या कोई शिप्स है, एयरक्राफ्ट है, ठीक है, और वो इंडिया का ही है, तो भले ही वो दूसरी कंट्रीज में क्रॉस कर जाता है फिर भी वो इंडिया का ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। दूसरा है फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैसेस एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट इन इंटरनेशनल वाटर्स, ठीक है। तो जो जैसे मछली पकड़ने के लिए अगर समुद्र में जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत दूर चले जाते हैं और इंटरनेशनल बाउंड्रीज लग जाती हैं वाटर में, ठीक है, तो फिर भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया का ही माना जाएगा क्योंकि वो इंडियंस हैं, ठीक है। तो कभी कभी जैसे नेचुरल गैस के बहुत सारे माइनिंग कंपनीज लगी रहती हैं जो एक्सट्रैक्ट करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, तो वो भी कभी कभी इंटरनेशनल बाउंड्रीज में वो क्रॉस कर जाती हैं, या एक तरीके से इंडियन ओशंस जैसे ही रहा, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, पर इंडियन ओशंस में कुछ पार्ट जो है वो इंडिया का है, इतना पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। कुछ नॉटिकल माइल्स पार्ट्स होता है, तो इसके अंदर यहाँ पर अगर वो माइनिंग कर रही है, पेट्रोल निकाल रही है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाल रही है, तो ये तो देखो डोमेस्टिक टेरिटरी के तो बाहर है ये, फिर भी ये इसका पार्ट माना जाएगा, ठीक है, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। और इसमें है एम्बेसीज, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी फ्रॉम वेयर दे बिलोंग इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशंस। तो अगर भले ही जैसे WHO इंडिया में स्थित है, तो इंडिया में भले ही सिचुएशन है फिर भी वो अमेरिका का ही माना जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई एम्बेसीज है तो जहां की एम्बेसीज होती है वो वहीं का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, ना कि जहां पर है। तो अगर मान लेते हैं कि एक जापानीज या चाइनीज यहाँ पर स्थित है, चाइनीज एम्बेसी यहाँ पर है, तो एम्बेसी के केस में थोड़ा हटके होता है। तो एम्बेसीज के केस में अगर चाइनीज एम्बेसी यहाँ पर है तो वो चाइना का माना जाएगा। देखो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है फिर भी एम्बेसी का पार्ट है, तो ये एक्सेप्शन पार्ट बन जाता है एम्बेसीज का, तो वो किसका पार्ट माना जाएगा, बाहर के का ही पार्ट माना जाएगा, तो वो चाइनीज डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। और सेम सिचुएशन ऐसी भी होती है कि अगर कोई इंडियन एम्बेसी है वो USA में है, तब वो इंडिया का ही माना जाएगा, क्योंकि USA में तो बाहर चला गया, ये मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है USA। तो अगर इंडियन एम्बेसी USA में है तो USA का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा, वो इंडिया का ही माना जाएगा, ठीक है। तो इंडिया यानी कि एम्बेसी जहां की होती है वहीं का डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होता है, ठीक है। तो अगर इंडियन एम्बेसी है कहीं पर भी हो, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। जापानीज एम्बेसी है कहीं पर भी हो तो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। चाइनीज एम्बेसी हो कहीं पर भी हो तो चाइनीज डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो अभी एम्बेसी वाला एक्सेप्शन हमने देख लिया, ठीक है। ये दूसरा एक्सेप्शन है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे UNO, WHO एंड WTO दे विल नॉट बी कंसिडर्ड while कैलकुलेटिंग इन डोमेस्टिक इनकम इवन दे लिव इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो यही एम्बेसीज का पार्ट है, यानी कि जहां की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बिलोंग करती है वहीं की वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो अगर जैसे WTO अमेरिका में स्थित है, ठीक है, तो ये इंडिया में अगर है फिर भी ये USA की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा कन्वर्जन देख लेते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये नेशनल इनकम के जो मेथड्स हैं फाइंड आउट करने के, उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ये कन्वर्जन, ठीक है। तो देखते हैं। तो अगर कोई भी चीज हमें ग्रोस में गिवन है, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर कोई भी चीज हमें ग्रोस में गिवन है और हमें नेट पे जाना है, ग्रोस में गिवन है और नेट पे जाना है, तो यहां से यहां मूव करना है, तो हम डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, घटा देते हैं। हमने इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट में देखा था कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट गिवन है और नेट इन्वेस्टमेंट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या करते थे, माइनस कर देते थे, ठीक है। और अगर नेट गिवन है और ग्रोस पे जाना है तो रिवर्स प्रोसेस होगा, तो हम डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा, ठीक है। दूसरा है कि अगर डोमेस्टिक चीज गिवन है और डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे जाना है, जैसे डोमेस्टिक इनकम हो गई, नेशनल इनकम हो गई, तो अगर डोमेस्टिक इनकम गिवन है और हमें नेशनल पे जाना है, नेशनल इनकम पे, तो NFIA ऐड कर देते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा कि NFIA क्या होता है। तो डोमेस्टिक इनकम से अगर नेशनल इनकम पे जाना है तो NFIA ऐड कर देंगे, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही मार्केट प्राइस पे होता है MP,
तो एमपी से अगर एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी घटा देते हैं, और फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे जाना है तो एनआईटी प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3 कन्वर्जन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर आप इन्हें रिमेम्बर कर लोगे तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस जो है एक तरीके से बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, सच में बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले डेप्रिसिएशन का हमने कर चुके हैं हम इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर में, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में डेप्रिसिएशन, ग्रोस और नेट में कन्वर्जन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट करते हैं एनएफआई और एनआईटी वाला। ठीक है, तो एनएफआई को सबसे पहले डील करते हैं। एनएफआई की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, एनएफआई से इसे डिनोट किया जाता है। और ये एनएफआई फाइंड आउट कैसे होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो ये टू अब्रॉड। ठीक है, तो अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो एफ आई माइनस में FITA। ठीक है, तो NFI ऐसे फाइंड आउट होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको कि आखिर NFI होता क्या है। तो लेट सपोज करते हैं कि कोई एक इंडियन कंपनी है, रिलायंस मान लेते हैं। ठीक है, तो रिलायंस लिमिटेड कोई एक कंपनी है जो कि यूएसए में है। ठीक है, तो ये इंडियन कंपनी है, तो इंडिया की एक तरीके से इनकम में इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगी, एक तरीके रिलायंस लिमिटेड जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगी, मान लेते हैं 100 करोड़ उन्होंने यूएस में प्रॉफिट बनाया, यानी कि इतनी इनकम जनरेट की रिलायंस कंपनी ने यूएसए में। ठीक है, और एक बाहर की कोई कंपनी है वो इंडिया में है, तो मान लेते हैं वॉलमार्ट जो है, वॉलमार्ट इन इंडिया। तो ये विदेशी कंपनी है, तो विदेश की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, और ये रिलायंस इंडस्ट्री जो यूएसए में है ये इंडिया की। ठीक है, तो यहां से जो इन्होंने इनकम जनरेट की है वो मान लेते हैं 80 करोड़ है, 80 CR है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज यूएसए में 100 करोड़ की इनकम जनरेट की है, और वॉलमार्ट इन इंडिया में 800 करोड़ की इनकम जो है जनरेट की है। तो इसका मतलब ये इंडिया का पार्ट है, तो 100 करोड़ से इंडिया की इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, पर ये इनकम कहाँ से आ रही है, ये इनकम विदेशों से आ रही है। ठीक है, तो ये जो इनकम है फैक्टर इनकम है फ्रॉम अब्रॉड है, तो ये जो 100 करोड़ है ये FIFA का पार्ट है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इसे ध्यान रखना। तो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट है, और ये वॉलमार्ट इंडिया में अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इसका, तो पैसा यहाँ पे वो एक्यूमुलेट कर रही है, पर उसे एक्चुअल में ये वॉलमार्ट जो है वो किसका पार्ट है, यूएसए का है। ठीक है, तो इसका मतलब यूएसए को हम पेमेंट कर रहे हैं 80 करोड़ रुपए की। ठीक है, यानी कि फॉरेनर्स को पैसा जा रहा है, हमारा पैसा जो है फॉरेनर्स को जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि अब्रॉड को पैसा जा रहा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो अब ये बताओ कि एक्चुअल में इंडिया की इनकम कितनी बढ़ी है, 100 करोड़ से 80 करोड़ से, या किसी और कोई और अमाउंट है। तो देखो 100 करोड़ तो पैसा आया है, तो इसीलिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया। ठीक है, तो ये जो 100 करोड़ है हमारा, ये FIFI फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो विदेशों से जो पैसा मिला है हमें वो 100 करोड़ रुपए है, पर विदेशों को हमने कितना पैसा पेमेंट किया है, 80 रुपए। तो एक्चुअल में 20 करोड़ ही इंडिया की इनकम बनी ना, बढ़ी। तो ये जो 20 करोड़ रुपए जो इनका डिफरेंस है, यही NFIA है, यही विदेशों से शुद्ध आया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे फाइंड आउट किया था, NITs की शॉर्ट फॉर्म है। तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज, तो इनडायरेक्ट टैक्स में अगर हम सब्सिडीज घटा दें तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसको भी एक बार एग्जांपल से समझते हैं और क्लियर होता है। ठीक है, लेट सपोज करते हैं हम कोई प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमने वेजेस दिया, मान लेते हैं वेजेस हमने 50 दिया। ठीक है, प्रोडक्शन में हमने इंटरेस्ट या एक तरीके से बोल सकते हो 10 है, रेंट 10 है, उसके बाद प्रॉफिट 30 है। ठीक है, तो टोटल मिलकर जो कॉस्ट आई है हमारी, जिसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है, नॉर्मल कॉस्ट जिसको बोल सकते हो, वो कितनी हो गई है
100 रुपीज हो गई। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मान लेते हैं 1 प्रोडक्ट को बनाने के लिए 100 रुपीज खर्च आ रहा है। तो जब हम इसे जाके बेचेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी इस पे 100 रुपीज पे, क्योंकि पोल्यूशन आपने जनरेट किया है तो बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ठीक है, तो जब ये जो 100 करोड़ है इसे हम फैक्टर कोस्ट बोलते हैं, फैक्टर कोस्ट, क्योंकि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आपने देखा होगा, और इनको जो पेमेंट की जा रही है फैक्टर कोस्ट होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये जो 100 अमाउंट आया है ये क्या है, हमारी फैक्टर कोस्ट है। पर गवर्नमेंट इस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जब हम इसे मार्केट में बेचने जाएंगे तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि पहले हमें टैक्स दो, उसके बाद फिर इसे बेचना। ठीक है, जो आपने प्रोडक्शन किया है, दूसरों से माल खरीदा है, इस पे जीएसटी दो। ठीक है, सेल्स टैक्स दो, वैट दो, ठीक है, सर्विस टैक्स दो, कस्टम ड्यूटी दो, ये सारी चीजें। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है। ठीक है, तो इस कोस्ट में गवर्नमेंट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज करती है। तो मान लेते हैं कुछ परसेंटेज कर रही है और उसका अमाउंट जो है मान लेते हैं 10 रुपए है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने 10 रुपए बढ़ा दिए, तो अब इससे प्राइस वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब 110 रुपए का बिकेगा वो सामान, पहले 100 रुपए में था, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो 10 रुपए का बिकेगा अब ये। ठीक है, अब गवर्नमेंट कभी कभी सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती हैं, तो सब्सिडीज प्राइस को कम कर देते हैं। तो सब्सिडीज जब गवर्नमेंट देगी इसमें, तो मान लेते हैं 5 रुपए की सब्सिडीज दे दी, क्योंकि वो कोई नेसेसिटी गुड्स थी। ठीक है, या उस गुड्स का प्रमोशन करना चाह रही थी गवर्नमेंट, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने छूट दे दी। तो ये ठीक है, तो ये 5 रुपए क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट को कम करता है। तो एक्चुअल में जो मार्केट प्राइस, एक्चुअल में जो प्राइस बनेगा जिस पर सामान बेचा जाएगा वो कितना होगा, तो 100 में 10 रुपए टैक्स लगा तो 110 का सामान हो गया और 5 रुपए छूट मिल गई, तो इसका मतलब 105 रुपए। तो ये जो 105 रुपए आया है ये हमारा एमपी आया है, मार्केट प्राइस। तो अब ये समझ में आ गया कि हमने जो वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना भी खर्च किया है उन सभी को जोड़ लिया जाए तो वो फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। पर जब वो मार्केट में आता है तब गवर्नमेंट इस पर टैक्स वसूलती है। ठीक है, तो अगर ये जो 10, तो एक्चुअल कितना बढ़ा है, 5 ही बढ़ा है ना। ये 5 कैसे आया है, क्योंकि आपने 10 में से ये 5 घटा दिया है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में से आपने सब्सिडीज घटा दी है, तो जो 5 वैल्यू बची है वो हमारी क्या है, एनआईटी है। ठीक है, तो यही एनआईटी होती है इसमें भी। तो अब देखो, अगर मार्केट प्राइस है तो इसका मतलब इसमें टैक्स गवर्नमेंट ने वसूल लिया है, तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे तो घटा देंगे, और फैक्टर कॉस्ट है अगर, तो इसका मतलब अभी टैक्स नहीं लगा इस पे, तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट प्राइस पे जाना है तो गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो इसमें लगा देंगे, टैक्स और सब्सिडीज। ठीक है, तो ये पार्ट जो है डोमेस्टिक इनकम का यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप अगर आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में लिखकर पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।